Dear students, BSc Part Third, फिजिकल केमिस्ट्री, यूनिट नंबर थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 9 में एनर्जी लेवल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक द्विपरमाणु अणु के IR क्षेत्र में अवशोषण करने पर वह एक सरल आवर्त दोलक की भांति व्यवहार करता है। जैसे इसका उदाहरण है HCl। यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हम एक परमाणु को H मानते हैं तो दूसरे परमाणु को Cl मानते हैं और दोनों के बीच में जो है जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो एक स्प्रिंग की भांति व्यवहार करती है। यदि हम इन दोनों परमाणुओं के ऊपर दाब लगाते हैं तो दोनों परमाणु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घट जाती है। लेकिन ये दोनों परमाणु के बीच में यदि हम बाहर की ओर दबाव लगाते हैं तो दोनों परमाणु जो हैं बाहर की ओर खिंच जाते हैं और दोनों परमाणु के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो हम ये मानते हैं कि मध्य स्थिति से दोनों परमाणु एक सरल आवर्त दोलक की तरह व्यवहार करते हैं। माध्य स्थिति से या जो इक्विलिब्रियम जो स्थिति जिसको हम कहेंगे, साम्यावस्था हम जिसको कहेंगे, साम्यावस्था से इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम भी होती है और बढ़ती भी जाती है। तो साम्यावस्था से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं या दोनों एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक द्विपरमाणु अणु के IR क्षेत्र में अवशोषण करने के लिए करता है तो उस समय वह एक सरल आवर्त दोलक की भांति व्यवहार करता है। एक द्विपरमाणु अणु को दो ठोस गोलों का एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ भाग माना जा सकता है। सरल आवर्त दोलक की तरह व्यवहार करेगा। इसे साम्यावस्था से यदि खींचेंगे या दबाएंगे तो इनकी स्थितिज ऊर्जा में जो है वृद्धि हो जाती है। ऐसे तंत्र पर सरल आवर्त दोलक के हुक का नियम लागू होता है, जिसे के अनुसार प्रत्यानयन बल इस प्रकार दिया जाता है, समीकरण 1 के द्वारा दिया जाता है। F इक्वल टू होता है -K R - RE। RE है इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी और R है चाहे तो वो दबी हुई अवस्था हो चाहे वो खिंची हुई अवस्था हो उसमें डिस्टेंस है। बल स्थिरांक K तथा R - RE अंतर्नाभिकीय दूरी है। माइनस चिन्ह विस्थापन की दिशा बल के विपरीत बताता है। हम यदि ऊर्जा फाइंड आउट करना चाहें तो ऊर्जा बराबर होता है बल गुणा दूरी, या एनर्जी हम निकालना चाहें तो जो स्मॉल एनर्जी है DE उसका 0 से लेकर के E तक के बीच में क्या है समेशन या समाकलन कर दिया जाता है। जब हम इसका यहाँ से यहाँ तक के बीच में समाकलन करते हैं तो यहाँ लिमिट्स हम प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिमिट्स 0 से R - RE तक हम इसका समाकलन करते हैं तो ये आ जाएगा। एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे F इंटू डी आर। E इक्वल टू -F का मान यहाँ पे रखेंगे तो -K R - RE इंटू डी आर हो जाएगा। हम इसका जो है इंटीग्रेशन है तो ये फॉर्मूला है x की पावर n इंटू dx, तो इसके हम लिख सकते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे ये मान इसमें रखेंगे तो एनर्जी का मान हमें मिलता है 1/2 K R - RE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5। समीकरण 5 एक पैराबोला समीकरण y इक्वल टू ax स्क्वायर के अनुसार होता है और इस स्थिति में दो ठोस गोलों में एक गोला A है तथा गोला, और इसकी दो स्थितियां हो गई A डैश हो गई, गोला B जो है A स्थिति है और गोला B की दो स्थितियां हो गई B डैश और B डबल डैश। तो यहाँ पर दो लेवल हैं V1 लेवल और V2 लेवल है, इसको हमने नाम दिया है GV1 और GV2। इन दोनों स्थितियों में A गोला जो है या एक परमाणु है उसकी स्थिति को हमने फिक्स मान लिया है, जबकि दूसरा जो परमाणु है चाहे जिसको हमने B माना है वो दो अलग अलग स्थितियों में जो है इसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को या कभी कम करता है या बढ़ाता है। तो ये R बराबर 0 स्थिति है। उसके बाद जैसे जैसे हम बंद दूरी का मान बढ़ता जाएगा A और B के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। पहले परमाणु B डैश स्थिति पर है और उसके बाद भी परमाणु जो है B डबल डैश स्थिति पर चला जाता है। GV2 में यह B डैश स्थिति पर है और बाद में ये B डबल डैश स्थिति पर चला जाता है। यदि हम एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बंद दूरी के बीच में ग्राफ खींचे
तो ये हमें पैराबोला, उल्टा पैराबोला जो हमें पैराबोला जो है ग्राफ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर GV1 दो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर हम हुक के नियम के अनुसार ओमेगा ऑसिलेशन हम निकालना चाहें तो ये 1/2 रूट के अपॉन म्यू या हर्ट्ज आवृत्ति यहाँ पर है। साथ ही के बंद लंबाई है या W इसको ओमेगा ऑसिलेशन है तो इसको हम लिखेंगे C ओमेगा ई आवृत्ति, या ओमेगा ई निकालना तो 1/2 पाई C अंडर रूट के अपॉन म्यू, समीकरण नंबर 8। चूंकि कंपन ऊर्जा भी क्वांटीकृत होती है तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को लागू करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। V फॉर वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी, तो V प्लस 1/2 H ओमेगा ऑसिलेशन। यहाँ पर V के मान है हमारे पास V बराबर 0, 1, 2, 3। समीकरण 6 का मान जो है हम समीकरण 8 का मान रखते हैं तो हमें ये जो मान 9 में जब हम रखेंगे तो समीकरण 9 हमें इस तरह से प्राप्त होगा। EV = V प्लस हाफ H 1/2 पाई ओमेगा ऑसिलेशन का मान ऊपर से ले आइए 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। दोनों समीकरणों गुणा करके लिख देंगे हम EV = V प्लस हाफ H/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। इस तरह से हमें जो है ये प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ पर अलग अलग V के मान हमारे पास मौजूद हैं तो उस स्थिति में हम इनके रिजल्ट्स अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए V बराबर यदि 0 होता है, क्रशर को देखिए V बराबर 0 यहाँ मान रखिए 0 प्लस हाफ H/2 पाई रूट के अपॉन म्यू, और या फिर 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू को हम ओमेगा जो है ऑसिलेशन मानते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 H ओमेगा, H/2 पाई रूट के अपॉन म्यू को ओमेगा ऑसिलेशन मानते हैं तो ये हो जाएगा EV = 1/2 H। यदि V बराबर 1 है तो उस स्थिति में ये 3/2 H ओमेगा ऑसिलेशन हो जाएगा। यदि V बराबर 2 है तो ये 5/2 H ऑसिलेशन ओमेगा ऑसिलेशन, और V बराबर 3 है तो ये 7/2 H ओमेगा ऑसिलेशन। V बराबर 0 होने पर ऊर्जा का मान शून्य नहीं होगा बल्कि ये कितना होगा 1/2 H ओमेगा ऑसिलेशन होता है, और इसे ही परम शून्यांक या 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी तब कहेंगे जब V बराबर लेवल क्या हो हमारा 0 हो, और V बराबर 0 लेवल होने पर जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी है यही हमें, इसे हम क्या है 0 पॉइंट एनर्जी या शून्यांक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं यदि हम V, यहाँ पे ये बहुत सारे आपको लेवल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में ये एनर्जी है और इधर है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इसका बीच का पॉइंट। जब V से V1 में जो है कंपन करते हैं तो ओमेगा ऑसिलेशन या H न्यू हम मानेंगे, तो हम हायर लेवल की जो एनर्जी है उसमें से लोअर लेवल की एनर्जी को घटा देते हैं। हायर लेवल की एनर्जी V + 1 मान लेंगे प्लस हाफ H न्यू माइनस V + हाफ H न्यू। इसको आप सोल्व करेंगे V + 3/2 H न्यू आ जाएगा, और ये माइनस V + हाफ H न्यू। इसको इसमें से घटाएंगे तो H न्यू VH न्यू से VH न्यू घट जाएगा, तो ये 3/2 H न्यू में से माइनस 1/2 H न्यू घटा देंगे। तो जब ये इसमें से घटाएंगे तो हमें मिलता है डेल E का मान H न्यू। कहने का मतलब है किन्हीं दो वाइब्रेशन लेवल्स का अंतर H न्यू होता है। ये हम कैसे प्राप्त करते हैं? हायर वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी में से लोअर वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी को घटा देते हैं, और घटाने से जो डिफरेंस या अंतर जो आता है वो कितने का आता है? H न्यू का आता है। अतः हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर समान होता है, वह H न्यू के बराबर होता है। सिलेक्शन रूल डेल न्यू हमें मिलता है +-1, अर्थात कंपन संक्रमण केवल निकटवर्ती ऊर्जा स्तरों में ही संपन्न होता है। कभी भी डेल V जो है वाइब्रेशन लेवल में अंतर जो है 1 से अधिक नहीं होता है यदि परमाणु एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करता है। यदि उसका व्यवहार बदल जाता है उस स्थिति में सिलेक्शन रूल भी परिवर्तित हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए यदि हम V बार निकालना चाहें, वेव नंबर के रूप में हम निकालना चाहें, तो जब कोई भी संक्रमण V बराबर लोअर लेवल से V + 1 हायर लेवल में होता है तो GV - GV
-1 यहाँ पे मान रख देंगे तो ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई वी -1 प्लस हाफ मान रखेंगे तो ये ओमेगा ई का जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि अवशोषित विकिरण की तरंग संख्या का मान अणु के कंपन की मूल जो है आवृत्ति के बराबर होता है। अवशोषित विकिरण की तरंग संख्या का मान अणु के कंपन की मूल आवृत्ति के बराबर होता है। किसी अणु का विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब हमें प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि डेल वी का मान 0 भी हो सकता है सिलेक्शन रूल के अनुसार, +-1 भी होता है, +-2 भी होता है और समटाइम्स इट इज +-3 भी हो सकता है, लेकिन डेल जे का मान कभी भी 0 नहीं होता है। जब न्यू में परिवर्तन होता है, न्यू कह दीजिए या वाइब्रेशनल लेवल में चेंज होता है, जब वाइब्रेशन लेवल में चेंज होता है वे परिवर्तन होता है तो जे लेवल में भी परिवर्तन अवश्य होता है। कमरे के सामान्य ताप पर अधिकांश अणु V बराबर 0 या वाइब्रेशन लेवल में कंपन अवस्था में होते हैं और जैसे ही वाइब्रेशन V बराबर 0 से V बराबर 1 लेवल में संक्रमण होता है या ट्रांजिशन होता है तो हमें प्राप्त होने वाला बैंड अधिकतम तीव्रता का होता है, जिसे ही हम मूल बैंड या फंडामेंटल बैंड कहते हैं। तो फंडामेंटल बैंड हमें कब प्राप्त होता है? जब कोई अणु V बराबर 0 लेवल से V बराबर 1 में कंपन करता है, उस स्थिति में हमें अधिकतम तीव्रता का जो बैंड प्राप्त होता है उसे ही हम फंडामेंटल बैंड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है कि बल स्थिरांक का निर्धारण एवं बल तथा बंधन ऊर्जा का गुणात्मक संबंध। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का मतलब हम k को हम कैसे निकाल सकते हैं, और रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। हम ये जानते हैं कि ओमेगा ऑसिलेशन का मान होता है 1/2π√k/μ। यदि इस समीकरण को हम वर्क कर देते हैं, बहुत सिंपल है, ओमेगा ऑसिलेशन का स्क्वायर 1/2π√k/μ का होल स्क्वायर कर दीजिए। ओमेगा ऑसिलेशन का स्क्वायर करेंगे तो 1/4π²k/μ आ जाएगा। अब यदि हम k का मान निकालना चाहें यहाँ पर तो देखिए k बराबर 4π² ओमेगा ऑसिलेशन स्क्वायर म्यू हो जाएगा। यदि हम इसमें से 4π ओमेगा ऑसिलेशन को ओमेगा ई से रिप्रेजेंट करें देन हमारे पास आ जाएगा k बराबर 4π² ओमेगा ई स्क्वायर c स्क्वायर म्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला देखने को मिलता है। ओमेगा ऑसिलेशन को हमने जो यहाँ चेंज किया है वो c ओमेगा ई का होल स्क्वायर किया है, ये जरूर अवश्य ध्यान रखें। अब इस आधार पर या इसके बेस्ड एक आंकिक प्रश्न है, क्वेश्चन सही देखिए। अणु HCl के लिए बल स्थिरांक की गणना कीजिए। मूल कंपन अवशोषण स्पेक्ट्रम की आवृत्ति 2000 V बार जो दे रखी है वो है 2890 सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, ओमेगा ई इक्वल टू 1/2πc√k/μ, या हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे k बराबर 4π² ओमेगा ई स्क्वायर c स्क्वायर और म्यू। ओमेगा ई 2890 सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम ये भी जानते हैं कि लाइट की वेलोसिटी c जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और म्यू जो है वो हम निकालते हैं, कोई भी दो मान लीजिए परमाणु हैं तो उनको आपस में गुणा कर दीजिए, उनका जोड़ कर दीजिए, अवगाद्रो संख्या से इसको डिवाइड करके इनके समानीत द्रव्यमान निकाल लीजिए तो ये आता है 1.615 × 10⁻27 किलोग्राम। अब सारे मान रख दीजिए, k बराबर 4π² का मान रख दीजिए, ओमेगा ई का मान आपके पास है, c स्क्वायर का मान हम यहाँ पे रख देंगे और म्यू का मान भी हम रख देंगे। जब सारे मान रख देंगे तो हमें k का मान प्राप्त होता है 4.781 × 10⁻² किलोग्राम पर सेकंड, या न्यूटन मीटर इनवर्स हमें देखने को मिलेगा 4.781 × 10⁻² के फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम k या फोर्स कांस्टेंट भी या बल स्थिरांक जो है उसकी गणना भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।